वो चोरी हो गई। दादी ने रेसिपी ढूंढने की कोशिश की लेकिन सब बेकार, और मैंने अपनी तरफ से वाइन बनाने के लिए बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ मिसिंग एलिमेंट्स है जो मेरी भी समझ नहीं आ रहे। वेद ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम मुझे वो रेसिपी दे सकती हो? शायद मैं हेल्प कर सकूं। मेरे गुरु वाइन बनाने के शौकीन थे। उन्होंने मुझे थियोरेटिकल नॉलेज दी थी, हालांकि मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है, लेकिन शायद कोई क्लू मिल जाए। अधूरी रेसिपी से तुम क्या बना लोगे? और तुमने कभी वाइन टेस्ट भी की है? फिर कियारा उठकर कैबिनेट के पास गई और पूछा, जानना छोड़ो, तुमने कभी अच्छी क्वालिटी की वाइन टेस्ट भी की है? वेद ने जवाब में कहा, मैं पीता नहीं। लेकिन कियारा ने एक बॉटल निकाली और वेद को ऑफर करते हुए बोली, ये टेस्ट करके देखो, ये हमारी कंपनी की सबसे बेस्ट वाइन है। वेद ने तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बताया ना, मैं ड्रिंक नहीं करता। कियारा ने हैरानी से पूछा, क्यों? कोई मेडिकल प्रॉब्लम है? बचपन में एक बार डैड ने ज़बरदस्ती वाइन पिलाई थी और मैं वाइन पीकर बहुत बीमार पड़ गया था। तब से मुझे वाइन से नफरत है। कियारा के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े सॉफ्ट हो गए। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। वेद ने कियारा से कहा, तुम एक बार मुझे वो अधूरी रेसिपी दिखाओ, मे बी मैं कोई हेल्प कर सकूं, क्योंकि मेरे गुरु वाइन बनाना सिखाते थे। हालांकि मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन थियोरेटिकल प्रोसेस मैं जानता हूं। उन्होंने हमेशा कहा था कि वाइन मेकिंग एक आर्ट है जिसमें पेशेंस और प्रिसिजन दोनों चाहिए। यह सुनकर कियारा ने लॉकर से निकालकर वेद को वाइन की अधूरी रेसिपी तो दे दी, लेकिन उसे वेद से कोई उम्मीद नहीं थी कि वो वाइन की रेसिपी बना पाएगा। वो मन ही मन बोली, जिस इंसान को वाइन का टेस्ट ही नहीं पता, जिसे वाइन पीने का शौक नहीं, वो कैसे वाइन की रेसिपी बना पाएगा? हाँ, थियोरेटिकल नॉलेज होना अलग बात है। वेद ने रेसिपी को ध्यान से पढ़ा और फिर रायज़ादा मेंशन के पीछे बने वाइन सेलर के सामने आ गया। सबसे पहले उसने शरद को कॉल किया और कॉल रिसीव होते ही बोला, शरद जी, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। मैं मिस्टर किशोर कुंद्रा से मिलना चाहता हूँ। किशोर कुंद्रा का नाम सुनकर शरद थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वेद, वो थोड़े अजीब किस्म के इंसान हैं, उनसे मिलना मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। ये कहकर शरद ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वेद ने गहरी सांस ली और वाइन सेलर के अंदर आ गया। वाइन सेलर में अलग अलग ब्रांड्स की हंड्रेड्स ऑफ वाइन बॉटल्स रखी थी, डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट एजेस। पूरा सेलर प्रोफेशनली मेंटेन किया हुआ था। इतनी सारी वाइन्स और मैं एक ड्रॉप भी नहीं पी सकता। गुरुजी ने सिर्फ थ्योरी सिखाई थी, प्रैक्टिकल करने में मैं नर्वस हूँ। पता नहीं सही तरीके से बना पाऊंगा या नहीं। उसने रेसिपी फाइल खोली। कियारा के फादर की हैंडराइटिंग बहुत नीट थी और हर चीज पर डिटेल्ड नोट्स बने हुए थे। वेद ने पढ़ा कि वहां किसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में लिखा था जो वाइन के टेस्ट को एनहांस कर सकता था। तभी उसे रेसिपी के आखिर में कुछ फेडिंग हैंडराइटिंग दिखी। उसने बहुत ध्यान से पढ़ा तो वहां लिखा था कि द सीक्रेट लाइज इन द रूट्स ऑफ आवर लेगेसी। रूट्स ऑफ लेगेसी? अब इसका क्या मतलब है? रायज़ादा खानदान की रूट्स या फिर वाइन मेकिंग की लेगेसी? ये कोई लिटरल रूट्स की बात है? तभी वेद को गुरु तेजस की कही एक बात याद आई। वो वाइन बनाते हुए हमेशा एक बात कहते थे, हर तरह के रस का अलग नशा होता है, एक ऐसा स्वाद जो पीने वाले की आत्मा तक उतर जाए, और सबसे पुराना स्वाद वो होता है जो धरती की जड़ों से आता है। वेद धीरे से बड़बड़ाया, धरती की जड़ें, रूट्स ऑफ लेगेसी। कहीं कोई पुराना पेड़ या वाइन तो नहीं जिसकी जड़ों में कुछ स्पेशल है? उसने सेलर में चारों तरफ देखा। हंड्रेड्स ऑफ वाइन मेकिंग इक्विपमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेप्स के सैंपल्स, एजिंग बैरल्स, सब कुछ वहीं मौजूद था। वेद ने रेसिपी के अकॉर्डिंग काम शुरू किया। पहले उसने ग्रेप्स चखकर सेलेक्ट किए कि कौन से ज्यादा फ्रेश हैं। वहां नासिक के वाइन यार्ड से सबसे स्पेशल क्वालिटी के ग्रेप्स भी रखे हुए थे। हर स्टेप में वो नर्वस था क्योंकि वो ये पहली बार प्रैक्टिकली कर रहा था, लेकिन गुरु तेजस की टीचिंग्स उसे गाइड कर रही थी। उसने केयरफुली ग्रेप्स को क्रश किया, फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट की। सारी मेजरमेंट्स परफेक्ट थी, टेम्परेचर कंट्रोल एग्जैक्ट था। फिर उसने बेस रेडी करना शुरू किया, लेकिन अब बारी थी सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। अभी तक सब कुछ थियोरेटिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बिना ये कंप्लीट नहीं होगी। रूट्स ऑफ लेगेसी का मतलब क्या हो सकता है? मुझे इसका पता लगाना होगा। वो रेसिपी को बार बार पढ़ने लगा, ये सोचकर कि कोई और क्लू मिल जाए। उसने बेस तैयार करके मिट्टी के बर्तन में रखा और उसे फर्मेंट होने के लिए ढक दिया। अभी उसे रूट्स ऑफ लेगेसी का एग्जैक्ट मीनिंग समझना बाकी था। उसे लगा कि शायद रायज़ादा मेंशन की बगीचे में कोई पुराना पेड़ हो या फिर किसी एंसेस्ट्रल वाइन यार्ड में जवाब मिले। वेद वाइन सेलर से बाहर आया तब तक शाम हो चुकी थी। पूरा दिन वाइन मेकिंग में बीत गया था। वेद मैंशन के अंदर आया तो कियारा ऑफिस जा चुकी थी। वेद फ्रेश हुआ,
और उसने अपना फोन देखा तो उसके मिस्टर के नंबर पर कियारा का मैसेज था। वेद मैसेज पढ़कर मुस्कुराया और मन ही मन बोला, तो अब वक्त आ गया है मिस्टर के सामने आने का। थोड़ी ही देर बाद आरके इंडस्ट्रीज के टॉप मैनेजमेंट एंड बोर्ड मेंबर्स के पास एक मैसेज आया। मिस्टर के विल बी विजिटिंग द ऑफिस द डे आफ्टर टुमारो फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। इधर मैसेज पढ़कर कियारा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। फाइनली मैं इतने सालों के इंतजार के बाद पहली बार मिस्टर के से मिलूंगी। कहीं ये सपना तो नहीं? क्या होगा जब कियारा को पता चलेगा कि वेद ही मिस्टर के है। शाम के 7 बज रहे थे और रायज़ादा मेंशन में अजीब सी हलचल मची हुई थी। कियारा अपने कमरे में क्लोजेट के सामने खड़ी थी और उसके चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे। वो एक के बाद एक ड्रेस निकाल रही थी और मिरर के सामने होल्ड करके देख रही थी। कल जैसे ही उसे मिस्टर के आने का मैसेज मिला था, वो ऑफिस से सीधे घर आ गई थी। नहीं, ये बहुत ज्यादा फॉर्मल है, ये वाला भी नहीं। कल मिस्टर के से पहली बार मिल रही हूँ, इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। वो एक नेवी ब्लू फॉर्मल ड्रेस निकाल कर देखने लगी। ये परफेक्ट लग रहा है, प्रोफेशनल भी है और एलिगेंट भी। तभी दरवाजे पर नॉक हुई और वेद अंदर आया। उसने कमरे का हाल देखा तो हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है कियारा? तुमने ये कपड़ों का बाजार क्यों लगा रखा है? कियारा ने तुरंत ड्रेस को अलमारी में डालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कल ऑफिस के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। ऑफिस के लिए इतनी प्रिपरेशन? कोई स्पेशल मीटिंग है क्या? कियारा ने नर्वसली हंसते हुए कहा, हाँ, वो एक्चुअली कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर आने वाले हैं, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। वेद मन में सोचने लगा, कहीं ये मिस्टर के की मीटिंग के बारे में तो नहीं सोच रही? अगर इसे पता चला कि मैं ही मिस्टर के हूं तो? तभी वेद के फोन की घंटी बजी और स्क्रीन पर वरुण का नेम दिख रहा था। हाँ वरुण, बोल। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से वरुण की आवाज नहीं, बल्कि किसी और की आवाज आई। वरुण नहीं, अमन सबरवाल बोल रहा हूँ। बड़ा धमकी देकर गया ना तू, अब तेरा प्यारा दोस्त मेरे पास है। वेद का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। वरुण को क्या किया तुमने? अरे हीरो, अब तक तेरे दोस्त को कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर तू 10 मिनट में यहाँ नहीं पहुंचा तो इसकी जगह बस टूटी फूटी हड्डियों का ढेर मिलेगा। तभी फोन में बैकग्राउंड से वरुण की डरी हुई आवाज आई, वेद भाई बचा लो यार, वरना मांझी से लड़ना पड़ेगा, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। प्लीज जल्दी आओ। अमन फिर से बोला, सुना, इनके गैरेज में पहुंच, 10 मिनट, 1 सेकंड भी लेट हुआ तो। बस फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कियारा ने वेद के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? वेद ने तुरंत दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, कुछ नहीं, अर्जेंट काम है, मैं अभी आता हूँ। लेकिन वेद पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुका था। वेद तेजी से भागते हुए मयंक के गैरेज पहुंचा। जब वो अंदर आया तो अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल गया। पूरा गैरेज तहस नहस पड़ा था, टूटे हुए टूल्स, बिखरे हुए पार्ट्स, और बीच में वरुण को कुछ गुंडे घेर कर खड़े थे। एक तरफ मयंक बैठा हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। अमन एक चेयर पर बैठा था और उसके बगल में एक पहलवान जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा था। उन्हें देखते ही वेद गुस्से में चिल्लाया, छोड़ दे उसे, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।